नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल ऑनलाइन CGPSC में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के पहले पार्ट में हमने अध्याय 1 से लेकर 4 तक जाना। आज हम अध्याय 5 से शुरू करेंगे। राज्य मानव अधिकार आयोग की धारा 21 में इनके गठन के बारे में प्रावधान करता है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन कैसे होगा, कितने सदस्यों से मिलकर होगा, चलिए जानते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होगा जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो। दूसरा, एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, या जो जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो तथा जिला न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, वह सदस्य होगा। नेक्स्ट, एक सदस्य मानव अधिकार संबंधित व्यवहारिक ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए। अर्थात यहाँ एक अध्यक्ष होगा, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा हो, या जो जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो। नेक्स्ट, एक सदस्य जो अनुभव युक्त होगा, अर्थात यहाँ टोटल एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे। राज्य मानव अधिकार आयोग उन्हीं मामलों की जांच करेगा जो संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? तो ये है यहाँ पर राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन में उनके सदस्य। ठीक है। अब एक सचिव भी होगा जो प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की देखभाल करेगा। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी? धारा 22 में नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। इन समिति में कौन कौन होंगे तो देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री समिति का अध्यक्ष होगा। सदस्यों में गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रतिपक्ष नेता, और यदि विधान परिषद हो तो परिषद का अध्यक्ष व विधान परिषद में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होंगे। क्लियर है? तो इन समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल जो है सदस्यों की नियुक्ति करेगा। अब राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना धारा 23 में प्रावधान है कि इनका त्यागपत्र जो है कैसे होगा। तो अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल को संबोधन करके लिखित में सूचना देकर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, और इनको हटाने की वही प्रक्रिया है जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया है। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा पर। उच्चतम न्यायालय जो है उच्च न्यायालय की सहायता से जांच करेगा, और जांच में यदि यह पाया जाता है कि साबित कदाचार या असमर्थता है सदस्य में, तो उसको राष्ट्रपति के पास अनुशंसा के लिए भेजता है और राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकता है। क्लियर है? तो हटाने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को है। अब देखिए कि पदावधि यहाँ भी सेम है कि अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि 3 साल या 70 साल जो भी पहले हो, तथा यहाँ भी इनको पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। अध्याय 6 में मानव अधिकार न्यायालय का प्रावधान किया गया है। मानव अधिकार के अतिक्रमण से होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना के द्वारा इन अपराधों का विचार करने के लिए प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी। धारा 31 में ऐसे मामलों के संचालन और प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान भी करता है। ऐसे विशेष लोक अभियोजक को ऐसे व्यक्ति होगा या ऐसा अधिवक्ता होगा जिसे कम से कम 7 वर्ष की अधिवक्ता का अनुभव हो।
ये है मानव अधिकार न्यायालय। ठीक, तो अध्याय 6 में है ह्यूमन राइट एक्ट के अंतर्गत हमने जाना मानव अधिकार क्या है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, उनके कार्य शक्तियाँ के बारे में जाना और मानव अधिकार न्यायालय क्या है। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं अध्याय 7 में क्या दिया है। तो अध्याय 7 में मानव अधिकार आयोग के संबंधित वित्त, लेखा और संपरीक्षा के बारे में बात किया गया है। अध्याय 8 में मिसलेनियस पॉइंट पर डिस्कशन हुआ है, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं अभी बोल के बता देता हूँ। जैसे अध्याय 8 में कहा गया है कि आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है कि आयोग किसी ऐसे विषय की जांच नहीं करेगा जो किसी अन्य आयोग में जिसका मामला चल रहा है, या कोई सरकार जो है किसी मामले में कार्यवाही कर रही है तो उसमें जो है यह जांच नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि कोई मामला ह्यूमन राइट से संबंधित जो 1 वर्ष से पुराना हो चुका है उसके संबंध में यह जांच नहीं कर सकता। तो ये दो हैं, ये दो विषय जो है आयोग की अधिकारिता के अधीन नहीं आते हैं। और मिसलेनियस में और क्या बातें की गई है कि एसआईटी का गठन जो है कर सकती है आयोग जो है। ठीक है, विशेष अन्वेषण दल का गठन जो है आयोग जो है कर सकती है। और क्या पॉइंट है कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का भी प्रावधान दिया गया है। और नियम बनाने की जो केंद्र सरकार की शक्ति है और राज्य सरकार की शक्ति है उसके बारे में भी बात करता है यह अधिनियम। अब चलिए जानते हैं कि इस अधिनियम के प्रभाव क्या क्या हुए हैं। तो देखिए कि इस अधिनियम ने भारत की इस अधिनियम में भारत में मानव अधिकार, मानवीय गरिमा पहले की अपेक्षा अधिक सुनिश्चित हुई है, क्योंकि एक्ट के माध्यम से उसे सुदृढ़ता मिली है। दूसरा है कि इस अधिनियम ने संपूर्ण विश्व समुदाय को यह संदेश दिया है कि भारत मानव अधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अन्य प्रयासों का समर्थन करता है। नेक्स्ट है कि मानव अधिकार का जो ये एक्ट बना है इसके द्वारा मानव अधिकार के उल्लंघन को हतोत्साहित करता है। यह अगला है कि मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना के द्वारा ह्यूमन राइट से संबंधित मामलों का तीव्रता से निपटान करने में यह महत्वपूर्ण रहा है। स्कूली पाठ्यक्रम में शिक्षा के द्वारा जन जागरूकता को बढ़ावा दिया गया है। चूँकि मानव अधिकार के अंतर्गत नारी सशक्तिकरण को भी इसमें बढ़ावा मिला है, क्योंकि नारियों का जो अपना जो अधिकार है वह भी ह्यूमन राइट के अंतर्गत आता है। प्रशासन की निरंकुशता में कमी लाई है और राजनीति में भी मानव अधिकार का समावेश किया है। तो ये कुछ पॉइंट है, इनके प्रभाव में आप इन सब पॉइंट को लिख सकते हो। चलिए आगे हम जानते हैं कि अधिनियम की चुनौतियां क्या है या कमियां कौन कौन सी है, या मूल्यांकन के लिए कौन कौन से पॉइंट हम यहाँ रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है यह आदेशात्मक है, इसका जो कार्य है आदेशात्मक प्रवृत्ति का है। इसके जो आदेश हैं अनिवार्य नहीं माने जाते। नेक्स्ट है कि ह्यूमन राइट कमीशन की स्वायत्तता व इसकी क्षमता जो है अस्पष्ट है। ह्यूमन राइट कमीशन की स्वयं की कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। ह्यूमन राइट कमीशन किसी को दंड देने का प्रावधान इनके पास नहीं होता है। किसी को आर्थिक क्षतिपूर्ति करने की शक्ति भी इनके पास नहीं है। ये सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं। ठीक, और 1 वर्ष या इससे पुराने मामलों की भी जांच यह नहीं कर सकते। सरकारें आयोग की सिफारिश को मानने के लिए भी बाध्य नहीं हैं। ठीक, मानव अधिकार न्यायालय की तो बात की गई है, लेकिन इसकी स्थापना का प्रावधान सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है। सशस्त्र बल के मामले में मानव अधिकार आयोग की शक्ति कम है। इस मामले में यह सिर्फ सिफारिश बस कर सकते हैं, कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में भी
पदों में रिक्तता की समस्या बनी हुई है। संसाधनों की कमी इसके सामने एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आती रही है और मानव अधिकार के संबंध में जागरूकता का भी अभाव पाया जाता है। और इसमें एक मुख्य बिंदु यह भी है कि इस अधिनियम की आड़ में कई बार आतंकवादियों, जघन्य अपराधियों को कड़ी सजा से बचाने की हिमायत भी लोग करते हैं। तो ये सब इसकी चुनौतियां बोल सकते हो या कमियां, या मूल्यांकन करते समय भी आप इन पॉइंट को रख सकते हो। क्लियर है? तो ये है ये सब पॉइंट। अब देखिए एक आता है राज्य मानव अधिकार आयोग। यहाँ क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 16 अप्रैल 2001 में किया गया था। इसके एक्टिंग चेयरमैन हैं अभी महेंद्र पाल सिंघल हैं, जबकि पहले जो मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन थे वो थे KM अग्रवाल। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी। चलिए और देखते हैं कि आगे की राह क्या है। अब क्या मानव अधिकार आयोग को करना चाहिए, तो इसमें देख सकते हो कि मानव अधिकार आयोग को अधिक सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए जो द्वितीय प्रशासनिक रिपोर्ट की सुझाव को अपनाना चाहिए। शिकायतों के निपटान हेतु NHRC के अधिकारों में बढ़ोतरी करना चाहिए। आयोग में टास्क फोर्स जैसी एक कार्यकारी ग्रुप की ज़रूरत है। एक अलग से एक संस्था होना चाहिए जो स्वयं की एक जांच एजेंसी टाइप से कार्य कर सके। और देखिए कि मीडिया, पुलिस, न्यायपालिका को आयोग के प्रति सहयोगी होना चाहिए। और नेक्स्ट है वित्त, मानव संसाधन की कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और बोल सकते हो कि जो जनता है उसको मानव अधिकार से कनेक्ट करना चाहिए, अर्थात जन जागरूकता को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। स्कूल के पाठ्यक्रमों में, कॉलेज के पाठ्यक्रमों में मानव अधिकार से संबंधित विषयों का अध्ययन कराना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं छत्तीसगढ़ PSC के मेंस एग्जाम में। तो छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं इससे, जैसे मानव अधिकार संरक्षण आयोग में कितने अध्याय हैं, कितने धारा हैं, कब लागू किया गया है, मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकार न्यायालय क्या है, मानव अधिकार आयोग का गठन को समझाइए, संरचना समझाइए। ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग की संरचना को समझाइए, या वर्तमान में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक, ये सब क्वेश्चन इसमें बनते हैं। बड़े क्वेश्चन में देखा जाए तो ह्यूमन राइट के अधिनियम हैं उसको समझाइए, तथा उसमें वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उनका समाधान कैसे हो पाएगा इसको बताइए। ह्यूमन राइट अधिनियम के क्या प्रभाव हैं, वर्तमान में ह्यूमन राइट कमीशन की क्या प्रासंगिकता है, इन सब के बारे में पूछ सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 को समझाइए। यह करेंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 60 शब्द में यह क्वेश्चन बन सकता है। और चलिए देखते हैं कि जो मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों लाया गया और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि मैं किसी भी प्रकार से आपके अध्ययन में सहयोग कर पा रहा हूं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग। धन्यवाद।